तुम ने मौलवी साहब के सामने निकाह से इनकार क्यों किया? मीर बहजाद इसका जबड़ा दबोचे बुलाया था। मुझे आपसे डर लगता है, आप बिल्कुल किसी विलेन की तरह दिखते हैं। बड़ी बड़ी मूछें, हर वक्त माथे पे बल पड़े रहते हैं आपके। इसके मासूना जवाब पर वो एक लम्हे ठहरा और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगा। तो क्या हुआ, लड़की अच्छे लगते हैं ऐसे? पता नहीं लगते होंगे, लेकिन मुझे तो कोरियन लड़के पसंद है, वो चहकती हुई बोली। ओह बेवकूफ़ लड़की, शट अप। मौलवी साहब के सामने शराफत से कबूले कर लेना, वरना मुझे दूसरा तरीका आता है। वो ये कहता अर्शिया को अपनी बाहों में उठाता इस कमरे में ले गया जहाँ निकाह हाँ बैठे थे। निकाह के बाद वो इसे घसीटता अपने कमरे में ले गया। जल्दी से अपने इस हिटलर शौहर को किस करो। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। इसके एक जुमले ने हवेली के बड़े हॉल में तूफान खड़ा कर दिया था। काजी साहब का हाथ फिजा में ही रुक गया। मेहमानों में खुसर पुसर शुरू हो गई और घर के बड़ों के चेहरे का रंग उड़ गया। अर्शिया ने अपने कांपते हाथों को सख्ती से मुट्ठी में बंद कर लिया। वो एक 20 साला नर्म व नाजुक लड़की थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा कोई नया ख्वाब बसता था, मगर इस वक्त इन आंखों में सिर्फ खौफ था। सामने सोफे पर मीर बहजाद मौजूद था, दराज कद, चौड़े कंधे और गहरी संजीदा आंखों वाला मीर बहजाद, जिसकी एक नज़र ही पूरे खानदान को खामोश करवाने के लिए काफ़ी थी। इसके चेहरे को की सख्ती किसी से ढकी छुपी नहीं थी। आज इसकी खामोशी में एक तूफान मचल रहा था। वो अपनी जगह से उठा, इसके भारी कदमों की चाप से हॉल में सन्नाटा मजीद गहरा हो गया। वो चलता हुआ सीधा अर्शिया के सामने आकर रुका। क्या कहा तुमने? बहजाद की आवाज़ धीमी थी, लेकिन इसमें छुपी वार्निंग वाज़ेह थी। एक बार फिर दोहराना। अर्शिया का पूरा वजूद कांप रहा था। इसने हिम्मत जमा की और रोते हुए आवाज़ निकाली। मैंने कहा मुझे आपसे निकाह नहीं करना। मैं आप जैसे सख्त इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। दादी जान, जो ख़ानदान की सबसे बड़ी और रौबदार हस्ती थीं, गुस्से से आगे बढ़ीं। ये क्या बकवास कर रही हो लड़की, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बेहज़ाद ने हाथ उठाकर दादी जान को पीछे रुकने का इशारा किया। इसकी नज़रें सिर्फ अर्शिया पर जमी थीं। मेरे अंदर ऐसा क्या मसा है कि तुमने सबके सामने मेरी तज़लील की? अर्शिया ने सिसकियाँ लेते हुए चेहरा ऊपर उठाया। आप एक हिटलर हैं। आपको किसी के जज़्बात की परवाह नहीं होती। मुझे वो लड़के पसंद हैं जो नरम दिल हों, जो बात-बात पर गुस्सा ना करें, बिल्कुल वैसे जैसे मेरे पसंदीदा कोरियन ड्रामों में होते हैं। मैं किसी ज़ालिम इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। इस मासूमाना और बचकाना वजह पर हाल में मौजूद कई लोगों के चेहरों पर हैरानी छा गई। बहज़ाद के चेहरे पर एक तल्ख़ मुस्कुराहट उभरी। इसे इस लड़की की नासमझी पर गुस्सा भी आ रहा था और हैरत भी हो रही थी। इसने कोई लंबी-चौड़ी बहस नहीं की। वो काज़ी साहब की तरफ मुड़ा, इनके हाथ से निकाह का रजिस्टर लिया और इसे अर्शिया के सामने मेज़ पर रख दिया। इसने कलम अर्शिया की तरफ बढ़ाया। मैं तुम्हारी इन बचकाना बातों का जवाब देना अपनी तौहीन समझता हूँ। बहज़ाद ने दो टोक अल्फाज में बात की। लेकिन तुमने जो तमाशा यहाँ लगाया है, इसके बाद ये शादी अब मेरी और मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त का मसला बन चुकी है और मैं अपनी इज़्ज़त पर कोई हर्फ़ नहीं आने दूँगा। दस्तखत करो इस कागज़ पर। इसकी आवाज़ में ऐसा हुक्म था कि अर्शिया इनकार न कर सकी। दादी जान और इसके अपने वालिदैन की गुस्से भरी नज़रें भी इस पर थीं। अर्शिया ने रोते हुए लरजते हाथों से कलम पकड़ा और कागज़ पर दस्तखत कर दिए। इसके दस्तखत करते ही काज़ी साहब ने निकाह मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। निकाह के फौरन बाद बहज़ाद ने अर्शिया की तरफ रुख किया। ऊपर जाओ। इसने उंगली से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। अर्शिया खामोशी से उठी और भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगी। इसकी सिसकियां हवेली की खामोशी को तोड़ रही थी। इसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे शख्स की कैद में जा रही है जिसके दिल में इसके लिए कोई नरमी नहीं थी। कमरे में पहुंचकर अर्शिया सोफे पर सिमट कर बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और बहसात अंदर दाखिल हुआ। इसने जोर से दरवाजा बंद किया और गुस्से से अर्शिया की तरफ कदम बढ़ाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान के सामने मेरा मजाक उड़ाने की? बहजाद की आवाज में दबा हुआ गुस्सा था। अर्शिया डर कर सोफे के कोने में मजीद दब गई। इसने अपने हाथ चेहरे के आगे कर लिए जैसे इसे लग रहा हो कि बहजाद इस पर हाथ उठाने वाला है। यह हरकत बेहज़ाद के लिए एक शदीद झटका थी। वो वहीं रुक गया। इसने अपनी मुठ्ठियाँ भींच लीं। वो सख्त मिजाज ज़रूर था, लेकिन किसी औरत पर हाथ उठाना इसकी गैरत के खिलाफ था। अर्शिया के चेहरे पर अपने लिए इतना खौफ देखकर इसकी अना को ठेस पहुंची। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर हाथ उठाऊंगा? बहज़ाद का गुस्सा अब मायूसी में बदल चुका था। अर्शिया ने रोते हुए नफ़ी में सर हिलाया, लेकिन इसका डर कम नहीं हो रहा था। बहज़ाद ने एक गहरी सांस ली और चंद कदम पीछे हट गया। मैं सख्त हो सकता हूँ मगर जानवर नहीं हूँ। तुम आराम से सो जाओ, मुझे तुमसे मजीद कोई बात नहीं करनी। इसने बेड से एक तकिया उठाया और कमरे की दूसरी तरफ रखे दीवान पर लेटकर करवट बदल ली। अर्शिया काफी देर तक सोफे पर बैठी रोती रही, फिर थकावट और डर के मारे वहीं सोफे पर ही सो गई।
सुबह की रोशनी कमरे में फैली तो अर्शिया की आंख खुली। इसने घबरा कर इधर उधर देखा। महजाब तैयार होकर आईने के सामने खड़ा अपने बालों में ब्रश कर रहा था। वो ब्लैक सूट में हमेशा की तरह रौबदार लग रहा था। अर्शिया को जागता पाकर इसने ब्रश मेज पर रखा और सुकून अंदाज में इसकी तरफ मुड़ा। रात वाला गुस्सा अब इसके चेहरे पर नहीं था। तुमने कल रात मुझे हिटलर कहा, एक जालिम इंसान करार दिया। महजाद की आवाज ठहरी हुई थी। मैं तुम्हें अपनी सफाई नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम पर अपनी जात मुसल्लत भी नहीं करूंगा। अर्शिया सोफे पर सीधी होकर बैठ गई और हैरानी से इसे सुनने लगी। मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। बहजाद के अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह थे। इन 30 दिनों में तुम इस कमरे में मेरे साथ एक छत के नीचे रहोगी। दुनिया की नज़र में हम मियाँ बीवी होंगे, लेकिन इस कमरे की चार दीवारी में हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहेंगे। तुम अपनी मर्जी से जियो, मुझे तुम्हारे किसी काम से कोई गर्ज नहीं होगा। अर्शिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर इन 30 दिनों बाद भी तुम्हें लगे कि मैं वही हिटलर हूँ और तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। महजाद ने घड़ी पहनते हुए बात मुकम्मल की। मैं किसी को अपने साथ जबरदस्ती नहीं रखता। तैयार होकर नीचे नाश्ते पर आ जाना। वो कमरे से निकल गया। अर्शिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके सीने से एक भारी पत्थर हटा दिया हो। जिस शख्स को वो जालिम समझ रही थी, इसने इसे आज़ादी का एक पूरा रास्ता दे दिया था। अब हमेशा के लिए कैद नहीं थी। इस मोहलत ने इसके अंदर का खौफ काफी हद तक कम कर दिया और इसे एक अजीब सी तसल्ली ने इसकी जगह ले ली। थोड़ी देर बाद अर्शिया मुंह हाथ धोकर नीचे ड्राइंग रूम में पहुंची। मेज नाश्ते की मेज पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। दादी जान, बहजाद के वालिद हाशिम साहब और छोटे बहन भाई जोया और समीर। अर्शिया को देखते ही दादी जान के माथे पर बल बढ़ गए। आ गई नवाबजादी। दादी जान ने तंदिया अंदाज में चाय का कप मेज पर रखा। कल जो तुमने तमाशा हाल में लगाया है, इसके बाद तुम्हें नींद कैसे आ गई? हमारे खानदान की तो नाक काट कर रख दी तुमने। अर्शिया ने सर झुका लिया, लेकिन आज इसके आंसू नहीं गिरे। रात वाली अर्शा होती तो वो रो पड़ती, लेकिन सुबह बहसात की बातों ने इसे एक खामोश सी ताकत दे दी थी। वो जानती थी कि ये सब सिर्फ 30 दिन की बात है। वो मेज के एक कोने पर खाली कुर्सी पर बैठ गई। मेज पर एक अजीब से तनाव भरी खामोशी छा गई। हाशिम साहब अखबार पढ़ने में मगन थे। जोया और समीर चुपचाप अपना नाश्ता कर रहे थे। दादी जान की नजरें अभी भी अर्शिया पर खंजर की तरह चुप रही थी। अर्शिया की प्लेट खाली थी और वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। इसे भूख लगी थी, लेकिन वो दादी जान के डर से कुछ उठा नहीं रही थी। बहजाद मेज के दूसरे सिरे पर बैठा अपनी चाय पी रहा था। इसकी नजरें बज़ाहिर सामने थी, लेकिन इसे बाखूबी अंदाजा था कि अर्शिया दादी जान की बातों से कितनी दबी हुई बैठी है। इसने चाय का कप रखा और अपनी प्लेट में से एक ताज़ा सेब उठाया। इसने इसे छुरी से दो टुकड़ों में काटा और एक छोटी प्लेट में रखकर आहिस्ता से मेज पर खिसकाकर अर्शिया के बिल्कुल सामने रख दिया। ये हरकत इतनी गैर मुतवक्का थी कि मेज पर मौजूद सब लोग चौंक गए। दादी जान ने हैरत से बहजाद को देखा। अर्शिया ने सर उठाकर बहजाद की तरफ देखा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कम से कम कुछ खा लो वरना बीमार पड़ जाओगी। बहजाद की आवाज में कोई नरमी या रोमांस नहीं था, बस एक आम सी हिदायत थी। अर्शिया के होठों पर एक हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। इसने खामोशी से वो सेब की वो प्लेट अपनी तरफ खिसका ली। ये क्या तरीका है बहजाद? दादी जान गुस्से से बोली। ये लड़की कल रात हमारे खानदान की इज्जत उछाल रही थी और तुम आज इसकी खातिरदारियां कर रहे हो। बहजाद ने पुरसुकून अंदाज में नैपकिन से अपने हाथ साफ किए। दादी जान, कल जो हुआ वो खत्म हो गया। अब वो इस घर की बहू है और मेरी बीवी है। इसे भूखा रखना हमारी रिवायात का हिस्सा नहीं है। दादी जान मजीद कुछ न बोल सकी। बहजाद अपनी जगह से उठा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। वो अर्शिया की तरफ देखे बगैर बाहर निकल गया। अर्शिया ने सेब का एक टुकड़ा उठाया। आज नाश्ते की मेज पर इसे बहजाद कोई विलन नहीं लगा था, बल्कि एक ऐसा शख्स महसूस हुआ था जो सख्ती जरूर है, मगर इसके अंदर किसी का ख्याल रखने की हिस्स भी मौजूद है। ये छोटी सी तब्दीली इसके 30 दिन के चैलेंज की पहली सुबह का एक नया और पुरसुकून आगाज था। इस नाश्ते की मेज वाले वाकये ने हवेली के तनाव को कुछ कम कर दिया था। कम से कम अर्शिया के लिए अब कमरे में आना जाना इतना मुश्किल नहीं रहा था। बहज़ाद का मामूल बिल्कुल सीधा था। वो सुबह तैयार होकर दफ्तर जाता और रात को देर से लौटता। कमरे में इसकी मौजूदगी बिल्कुल खामोश होती थी। दिन बहुत सुकून से गुजर रहे थे। आज दोपहर के वक्त कमरे में कोई नहीं था। अर्शिया ने अलमारी के निचले खाने से अपना पुराना बैग निकाला। इसमें कैनूस और रंग के कुछ ट्यूब्स थी। वो कुछ बेड पर फैलाकर बैठ गई। बरसों पुराना शौक अंगड़ाई ले रहा था। अभी इसने नीली ट्यूब का ढक्कन खोला ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। अंदर आ जाएं। जोया की आवाज आई, जिसके पीछे ही समीर भी खड़ा था। जी आ जाएं। अर्शिया ने मुस्कुराकर इन्हें जगा दी। हम तो बस ये देखने आए थे कि आप अकेली बोर तो नहीं हो रही।
समीर सोफे पर बैठते हुए बोला, नहीं, मैं बस अपनी कुछ पुरानी चीजें निकाल रही थी, पेंटिंग का शौक है मुझे। अर्शिया ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। अभी वो रंगों के बारे में बात कर रही थी कि दरवाजा खुला और बहजाद अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। जोया और समीर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अर्शिया ने हड़बड़ाकर कैनूस और रंग का डब्बा दुपट्टे के नीचे छुपाने की कोशिश की। इस जल्दी में थोड़ा सा नीला रंग इसकी उंगलियों पर लग गया। बहजाद ने कमरे के बीच में खड़े होकर तीनों पर निगाह डाली। क्या हो रहा है यहाँ? इसकी आवाज़ पुरसुकून थी। कुछ नहीं भाई, हम बस भाभी से मिलने आए थे, ज़ोया ने डरते हुए जवाब दिया। बहज़ाद की नज़र अर्शिया की नीली उंगलियों और दुपट्टे के नीचे से झाँकते कैनूस के कोने तक पहुंची। इसने मज़ीद कुछ नहीं पूछा। वो अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा, वहां से एक फाइल निकाली और वापस दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़ोया, बहज़ाद की आवाज़ पर ज़ोया सीधी हो गई। इन्हें तंग मत करो, इनका जो दिल करता है वो करने दो। वो कमरे से बाहर निकल गया। जोया और समीर ने लंबी सांस ली और थोड़ी देर बाद वो भी नीचे चले गए। शाम ढल चुकी थी। अर्शिया छत से टहलकर वापस कमरे में आई तो बहजाद भी दफ्तर से लौट चुका था। वो अपनी ढाई ढीली कर रहा था। इसके हाथ में एक छोटा सा खूबसूरत बॉक्स था जो इसने चलते चलते ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। ये क्या है? अर्शिया ने हैरत से पूछा। तुम्हारे लिए है, बहजाद ने इसकी तरफ देखे बगैर जवाब दिया और वॉशरूम चला गया। अर्शिया ने एहतियात से वो बॉक्स खोला। अंदर लकड़ी के खौल में बंद एक नया और बहुत कीमती पेंटिंग ब्रश था। अर्शिया के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। दोपहर को इसने रंग छुपाए थे और शाम को ये बुरश इस सख्त मिजाज इंसान के अंदर वाकई कोई और भी बसा था। इस बुरश वाले वाक्य ने इन दोनों के दरमियान खामोशी की बर्फ को मजीद पिघला दिया था। अब नाश्ते की मेज पर अर्शिया बहजाद की मौजूदगी में घबराती नहीं थी। जुम्मे की रात हवेली में काफी चहल पहल थी। ये निकाह के बाद घर में पहली बड़ी दावत थी। बहजाद की दूर परे की फुप्पो साजिदा बेगम भी आई हुई थी। वो अपनी कड़वी जबान की वजह से पूरे खानदान में मशहूर थी। खाने की मेज पर सब मेहमान मौजूद थे। अर्शिया एक तरफ खामोशी से बैठी थी कि साजिदा भुप्पो की तेज आवाज गूंजी। अरे अर्शिया बीबी, सुना है तुमने निकाह वाले दिन पूरे खानदान के सामने अच्छा खासा तमाशा लगाया था। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। अर्शिया के हाथ कांपने लगे। इसने बेबसी से दादी जान की तरफ देखा मगर वो खामोश रही। मेरे खानदान की बहुएं ऐसे सर नहीं उठाती और ना ही बड़ों के सामने जबान चलाती हैं। साजदा फूफो ने तंज जारी रखा। तुम्हें तो घरदारी का भी कुछ पता नहीं होगा। सुना है तुम्हें ड्रामों का बड़ा शौक है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सब नहीं चलता। दादी जान ने पता नहीं क्या सोचकर ये रिश्ता मंजूर कर लिया। मीर बहजाद के लायक तो तुम बिल्कुल नहीं हो। अर्शिया की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा जैसे सब मेहमानों के सामने इसका मजाक बन रहा है। वो कुर्सी से उठने लगी। कहाँ जा रही हो तुम? बात तो पूरी सुन लो, सारजा पुप्पो ने टोका। पुप्पो जान, एक भारी आवाज ने सबकी तवज्जो खींच ली। बहजाद जो कुछ फासले पर खड़ा किसी मेहमान से बात कर रहा था, बिल्कुल इनके पास आ चुका था। इसके चेहरे पर वही पुरानी खानदानी सख्ती थी। मेरे ख्याल में आपको अपने खाने पर तवज्जो देनी चाहिए। बहजाद की आवाज़ नीची मगर बहुत वाज़ेह थी। अर्शिया मेरी बीवी है और इसकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मेरी बीवी को किसी से सुघड़पन का सर्टिफ़िकेट लेने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को इससे कोई शिकायत है तो वो सीधा मुझसे बात करे। सारज़ा फुप्पो का चेहरा फ़क हो गया। दादी जान ने हैरत से बहजाद की तरफ देखा। बहजाद आगे बढ़ा और सबके सामने अर्शिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आए अर्शिया, आपको ऊपर कुछ काम था। इसने अर्शिया को अपने साथ सीढ़ियों की तरफ मोड़ लिया। अर्शिया की आंखों से आंसू गिर रहे थे मगर बहजाद के मजबूत हाथ ने इसे एक अजीब सा हौसला दिया। वो जिस इंसान को अपना दुश्मन समझती थी, आज इसी ने पूरे खानदान के सामने इसकी ढाल बनकर इसे बचाया था। इस दावत वाली रात के बाद अर्शिया के दिल से बहजाद का बचा कुचा डर भी खत्म हो गया। वो अब इसके सामने खुलकर सांस ले सकती थी। रातें अब इतनी तवील और खौफनाक नहीं लगती थी। बाहर मौसम बदल रहा था। एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवाएं खिड़कियों से टकरा रही थी। अर्शिया कमरे से बाहर टेरेस पर खड़ी थी। वो बारिश के इन मनाजिर में अपनी अगली पेंटिंग के लिए नए रंग तलाश कर रही थी। बारिश की बूंदें इसके चेहरे पर गिर रही थी और वो एक पुरसुकून सोच में गुम थी। इसे अपने कंधों पर एक गर्म शाल महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा तो बहजाद बिल्कुल पीछे खड़ा था। इतनी सर्दी में बाहर खड़ी हो बीमार पड़ जाओगी। इसकी आवाज में फिक्र थी। अर्शिया ने शाल को अपने गिर्द लपेट दिया। मैं बस बारिश देख रही थी, पेंटिंग के लिए कुछ सोचना था। बहजाद ने टेरेस की रेलिंग पर हाथ रखा और बारिश की तरफ देखने लगा। ख्वाब देखने के लिए जागना जरूरी है अर्शिया, लेकिन अपनी सेहत खराब करके नहीं। अंदर चलो।
शुक्रिया। अर्शिया की आवाज़ बारिश के शोर में धीमी थी, इस शाल के लिए भी और इस दिन दावत में मेरा साथ देने के लिए भी। बहज़ाद ने रुख मोड़ा और इसकी आंखों में देखा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, कोई मेरी जिम्मेदारी पर उंगली उठाए ये मुझे पसंद नहीं। वो अंदर चला गया। अर्शिया को लगा जैसे बारिश की ये ठंडक और बहज़ाद की इस बात ने इसके अंदर मौजूद सारी उलझनों को धो दिया हो। इस रात इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये मोहलत खत्म होने पर इसे इस कमरे से जाना ही ना चाहे। बारिश के बाद अगली सुबह हवेली का माहौल धुला-धुला और रोशन था। दोपहर के वक्त अर्शिया अपने बेड पर बैठी किताब पढ़ रही थी जब जोया तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आई। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। भाभी, आपको पता है मैंने क्या देखा? जोया ने अपने मोबाइल हाथ में हिलाते हुए पूछा। अर्शिया ने किताब बंद की। क्या हुआ जोया, इतनी खुश क्यों हो? जोया ने दरवाजा बंद किया और अर्शिया के पास आकर बैठ गई। मैंने अभी अभी भाई के लैपटॉप पर इनकी सर्च हिस्ट्री देखी है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मीर बहजाद जिनके गुस्से से पूरा घर डरता है, वो रात को क्या सर्च कर रहे थे? अर्शिया के दिल में तजस्सुस जागा। कोरियन ड्रामे, वो भी रोमांटिक वाले। जोया हंस पड़ी। भाई सच में बदल रहे हैं भाभी, वो आपकी पसंद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में कभी भाई को इस तरह किसी के लिए बदलते नहीं देखा। अर्शिया साकत रह गई। बहसाद और कोरियन ड्रामे, वो शख्स जिसके पास अपने काम के अलावा किसी चीज का वक्त नहीं होता, वो इसकी एक बचकाना सी बात को इतनी अहमियत दे रहा था। तभी दरवाजा खटखटाकर समीर भी अंदर आ गया। जोया सही कह रही है भाभी, समीर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। आपने नोट किया है भाई आजकल पहले की तरह हर बात पर गुस्सा नहीं करते। कल मैंने इनकी गाड़ी पर गलती से स्क्रैच डाल दिया था। मैं तो डर के मारे छुप गया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आइंदा ध्यान रखना। ये सब आपकी वजह से हुआ है। दोनों बहन भाई खुशी खुशी ये बातें कर रहे थे, लेकिन अर्शिया के अंदर एक खामोश तूफान चल रहा था। इसने महसूस किया कि बहज़ाद अब अक्सर इसके सामने वो बातें करता था जो इसे पसंद होती थी। वो इसके पेंटिंग के शौक का ख्याल रखता था, इसे खानदान की कड़वी बातों से बचाता था, और अब ये कोरियन ड्रामों वाली बात। 30 दिन की मोहलत आधी गुजर चुकी थी। इन 15 दिनों के सफर ने अर्शिया के दिल में बहज़ाद के लिए मौजूद खौफ को एक गहरी हमदर्दी और नरमी में बदल दिया था। इसे एहसास होने लगा था कि बाहर से पत्थर लगने वाला ये इंसान अंदर से कितना नरम है। इस बात को 2 दिन मजीद गुजर चुके थे। इन 2 दिनों में अर्शिया के दिल में महजात के लिए नरमी और हमदर्दी मजीद गहरी हो गई थी। इस रात के 2 बज रहे थे। हवेली में मुकम्मल खामोशी थी। अर्शिया की आंख खुली तो इसका सर दर्द से भारी हो रहा था और जिस्म में हल्की सी हरारत महसूस हो रही थी। इसे याद आया कि शायद पिछले दिनों बारिश में भीगने की वजह से इसे बुखार हो गया था। वो पानी पिए और कोई दवा ढूंढने के लिए दबे कदमों बेड से उठी और किचन की तरफ चल पड़ी। किचन में हल्की सी रोशनी थी और स्लेब के पास बहजाद खड़ा कॉफी बना रहा था। अर्शिया को इतनी रात गए यूं अचानक देखकर वो चौंका। तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? इसकी नजर अर्शिया के उतरे हुए चेहरे पर पड़ी। कुछ नहीं, बस पानी चाहिए था। अर्शिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया और अलमारी की से गिलास निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर कमजोरी की वजह से इसका हाथ हल्का सा कांप रहा था। शहजाद ने फौरन गिलास इसके हाथ से ले लिया। वो 2 कदम चलकर बिल्कुल इसके करीब आ गया। इसने बगैर कुछ कहे अपना बड़ा और गर्म हाथ अर्शिया की पेशानी पर रखा। ये लम्स इतना गैर मुतवक्के और नरम था कि अर्शिया की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। तुम्हें तो तेज बुखार है। बहजाद के माथे पर फिक्र की लकीरें उभरी। इसका लहजा सख्त था, मगर इसमें छुपी हुई फिक्र बिल्कुल वाजे थी। बारिश में भीगकर पेंटिंग के आइडियाज सोचने का बहुत शौक था ना तुम्हें? जाकर कुर्सी पर बैठो। अर्शिया खामोशी से जाकर डाइनिंग चेयर पर बैठ गई। बहजाद ने खुद पानी का गिलास भरा, फर्स्ट एड बॉक्स से बुखार की दवा निकाली और इसके सामने ला कर रख दी। ये दवा खाओ, इसने हुक्म दिया। अर्शिया ने चुपचाप दवा खा ली। वो तवक्का कर रही थी कि बहजाद अब वापस चला जाएगा, लेकिन वो किचन के काउंटर के पास आ गया और दूध गर्म करने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक मग में गर्म दूध लिए वापस आया और अर्शिया के सामने रख दिया। मैं दूध नहीं पीती, अर्शिया ने धीमी आवाज में बहाना बनाना चाहा। यहाँ तुम्हारे कोरियन ड्रामों का कोई हीरो नहीं खड़ा जो तुम्हारे नखरे उठाएगा। चुपचाप पी लो, इससे कमजोरी दूर होगी। बहजाद की आवाज में वही पुरानी सख्ती थी, लेकिन अर्शिया के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानती थी कि ये शख्स जो बज़ाहिर डांट रहा है, दरअसल इसकी परवाह कर रहा है। अर्शिया ने दोनों हाथों से गर्म मग थाम लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीने लगी। बहजाद वही कुर्सी खींचकर इसके पास बैठ गया और इसे दूध पीता देखता रहा। इस रात किचन की इस खामोशी में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, लेकिन बहजाद की इस खामोश मोहतात और ख्याल रखने वाले रवैये ने अर्शिया के दिल में मौजूद आखिरी खौफ भी निकाल दिया था।
इसे लगा जैसे इस सख्त हॉल के अंदर मौजूद इंसान अब वाकई सिर्फ इसके लिए पिघल रहा है। अगली सुबह जब हवेली के बाग में धूप फैली तो अर्शिया नाश्ते के बाद लाउंज में बैठी अखबार देख रही थी। अचानक इसकी नजर एक बड़े से इश्तिहार पर ठहर गई। शहर में एक बहुत बड़े आर्ट मुकाबले का ऐलान किया गया था जहां मुल्क भर से नए नए फनकार अपनी पेंटिंग्स ला सकते थे। पहले तो इसे बहुत खुशी हुई, लेकिन फिर हवेली की रिवायात और दादी जान का सख्त चेहरा इसकी आंखों के सामने घूम गया। इसे मालूम था कि मीर हाशिम साहब और दादी जान कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि इनके खानदान की बहू किसी अवामी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बाहर जाए। वो सारा दिन इसी उलझन में रही। इसने पेंटिंग करने के लिए कैनूस तो निकाला, लेकिन ब्रश उठाने की हिम्मत ना हुई। इसका दिल बुझ सा गया। जब शाम को बहजाद कमरे में दाखिल हुआ तो इसने देखा अर्शिया बेड के कोने पर बैठी खाली कैनूस को घूर रही है। इसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। बहजाद ने अपनी घड़ी मेज पर रखी और इसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ पूछा नहीं। वो जानता था कि जब तक अर्शिया खुद कुछ नहीं कहेगी वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। वो खामोशी से अपने काम में लग गया, मगर इसकी नजरें बार बार इस उदास चेहरे की तरफ उठ रही थी। रात के अंधेरे में जब पूरी हवेली में खामोशी छा गई, अर्शिया ने आखिरकार हिम्मत जमा की। वह ज़ात अपने लैपटॉप पर मसरूफ था जब अर्शिया इसके करीब आई और धीमी आवाज में बोली, बहजाद, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? बहजाद ने लैपटॉप से नजरें हटाकर इसकी तरफ देखा। कहो क्या बात है? अर्शिया ने अखबार का वो टुकड़ा मेज पर रखा। शहर में ये पेंटिंग का मुकाबला हो रहा है। मेरा बहुत दिल है कि मैं इसमें हिस्सा लूं, लेकिन मुझे मालूम है कि दादी जान और अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे। वो खामोश हो गई। इसे लगा था कि शायद बहजाद भी इसे डांट देगा या साफ इनकार कर देगा। बहजाद ने इस इश्तिहार को देखा और फिर अर्शिया के अधूरे कैनूस की तरफ नजर की। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि तुम जीत सकोगी? बहजाद ने बहुत संजीदगी से पूछा। अर्शिया ने फौरन सर हिलाया। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। बहजाद ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की पुल से टेक लगा ली। अगर तुम में जीतने का हौसला है तो रास्ता मैं बनाऊंगा, तुम बस अपनी पेंटिंग पर तवज्जो दो। घर वालों की फिक्र मुझ पर छोड़ दो। अर्शिया को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो शख्स जिसे वो अपनी आजादी की राह में सबसे बड़ी दीवार समझती थी, वही आज इसके ख्वाबों के लिए ढाल बनने को तैयार था। इसकी हैरत की इंतहा न रही और पहली बार इसने बहजाद के लिए अपने दिल में एक सच्ची इज्जत महसूस की। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब जमा थे। दादी जान, हाशिम साहब और बच्चे खामोशी से नाश्ता कर रहे थे कि बहजाद ने अचानक बात शुरू की। मैंने फैसला किया है कि अर्शिया इस माह होने वाले आर्ट मुकाबले में हिस्सा लेगी। मेज पर जैसे एकदम सन्नाटा छा गया। दादी जान ने अपने चाय का कप जोर से रखा और हैरत से बहजाद की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो बहजाद? दादी जान की आवाज में गुस्सा था। हमारे खानदान की औरतें इस तरह सड़कों पर नुमाइश नहीं लगाती। क्या अब मीर खानदान की बहू लोगों को पेंटिंग सिखाती फिरेगी? हाशिम साहब ने भी नापसंदीगी का इजहार किया। बेटा, ये फैसला हमारी रिवायात के खिलाफ है। लोग बातें करेंगे। अर्शिया ने डर के मारे सर झुका लिया। इसे लगा कि अब शायद बहस बढ़ जाएगी, लेकिन बहजाद का चेहरा सपाट रहा। इसने अपने वालिद की तरफ देखा और बहुत दो टोक लहजे में बोला, अब्बा जी, हुनर छुपाने के लिए नहीं होता, और जहाँ तक रिवायात की बात है तो मेरी बीवी की इज्जत इतनी कमजोर नहीं कि एक मुकाबले से कम हो जाए। मैंने फैसला कर लिया है और मैं अपने फैसले पर कायम हूँ। बहजाद ने अपनी इसी पुरानी जिद और रोब का इस्तेमाल किया जिसे वो पहले दूसरों को दबाने के लिए किया करता था, मगर आज वो यही सख्ती अर्शिया के हक में इस्तेमाल कर रहा था। दादी जान बड़बड़ाती रह गई, लेकिन वो जानती थी कि जब बहजाद एक बार कुछ कह दे तो फिर कोई इसे बदल नहीं सकता। अर्शिया ने चुपके से बहजाद की तरफ देखा। इसका दिल शुक्रिया के जज्बात से भर गया। अब हवेली के इस कमरे का नक्शा ही बदल गया था। अर्शिया ने जी जान से अपनी शाहकार पेंटिंग्स पर काम करना शुरू कर दिया था। वो रात गए तक कैनूस के सामने बैठी रहती। बहजाद भी अक्सर देर तक जागता रहता। वो अपने ऑफिस का काम लैपटॉप पर करता रहता ताकि अर्शिया को अकेले डर न लगे और वो सुकून से काम कर सके। कभी कभी खामोशी इतनी तवील हो जाती कि सिर्फ ब्रश के चलने की आवाज आती। ऐसे में जोया और समीर अक्सर चाय के कप लेकर कमरे में आ जाते। भाभी, आपकी ये पेंटिंग तो सच में कमाल लग रही है, जोया ने एक रात चाय की प्याली मेज पर रखते हुए कहा। समीर ने भी तायीद की। हाँ भाई, आपने तो बिल्कुल सही किया जो भाभी को इजाजत दे दी। अब हवेली में कुछ रौनक लगती है। बहजाद ने सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इनकी तरफ देखा। अर्शिया ने महसूस किया कि इन रातों में जो खामोशी थी वो अब बोझ नहीं बल्कि सुकून बन चुकी थी। इसे एहसास हुआ कि बहजाद की खामोशी में एक गहरा सुकून छुपा हुआ है जो इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। वो अब इसे एक हिटलर नहीं बल्कि एक ऐसा साथी समझने लगी थी जो बिना कुछ कहे
बहुत कुछ कह जाता था। वक्त अब पड़ लगाकर उड़ रहा था और इनके दरमियान के फासले आहिस्ता आहिस्ता खूबसूरत और खामोश दोस्ती में बदल रहे थे। अर्शिया को अब इस मोहलत के खत्म होने का नहीं बल्कि इस अधूरी पेंटिंग के मुकम्मल होने का इंतजार था, जिसमें इसने अनजाने में बहजाद की शख्सियत के रंग भरने शुरू कर दिए थे। मुकाबले में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे। अर्शिया अपनी पेंटिंग को आखिरी शक्ल देने में मसरूफ थी। हवेली के अंदर शारजा फूफो ने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी थी। वो मुसलसल खानदान के लोगों में ये अफवाहें फैला रही थी कि अर्शिया घर से बाहर निकलने के बहाने ढूंढ रही है। एक दोपहर अर्शिया पानी लेने किचन की तरफ गई तो इसने लाउंज में फूफो की आवाज सुनी। दादी जान, आपने बहजाद को बहुत छूट दे रखी है। सारदा फूफो धीमी मगर तेज आवाज में बोल रही थी। ये लड़की पेंटिंग के बहाने अपनी मर्जी चलाना चाहती है। कल को जब लोग मीर बहजाद की बीवी पर उंगलियां उठाएंगे तब ये लड़की मीर खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगी। ये बातें अर्शिया के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। वो पानी पिए बगैर खामोशी से वापस अपने कमरे में आ गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपने रंगों का डब्बा बंद किया और कैनूस पर एक कपड़ा डाल दिया। इसे लगा कि शायद वो वाकई बहजाद के लिए मजीद परेशानियों का बायस बन रही है। शाम को बहजाद दफ्तर से वापस आया तो इसने कैनूस को ढका हुआ पाया। अर्शिया सोफे के एक कोने में सर झुकाए बैठी थी। क्या बात है, काम क्यों रोक दिया? बहजाद ने अपना कोट सोफे पर रखते हुए पूछा। मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रही। अर्शिया की आवाज रुंधी हुई थी। बहजाद इसके करीब आकर रुका। वजह? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके खानदान की इज्जत पर कोई बात आए। अर्शिया ने रोते हुए सारा मुद्दा बयान कर दिया। फूफो ठीक कहती हैं। लोग बातें कर रहे हैं कि मैं आपका नाम खराब कर दूंगी। मैं मज़ीद आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती। शहज़ाद ने एक गहरी सांस ली। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। अर्शिया ने चेहरा उठाया। आपने मेरे लिए पहले ही घर वालों से बहुत नाराज़गी मोल ले ली है। दुनिया का काम है बोलना अर्शिया, और तुम्हारा काम करके दिखाना है। शहज़ाद की आवाज़ में एक अजीब सी ताकत और ठहराव था। तुम इनकी बातों से डरकर अपना खौफ नहीं छोड़ सकती। तुमने मेहनत की है और तुम कल मुकाबले में जा रही हो, ये मेरा फैसला है। इसके इन चंद लफ्ज़ों ने अर्शिया को एक नई हिम्मत दे दी। इस रात वो दोबारा अपनी पेंटिंग मुकम्मल करने में लग गई। अगली सुबह मुकाबले का दिन आन पहुंचा। आर्ट काउंसिल का बड़ा हॉल लोगों से भरा हुआ था। शहर के कई बड़े फनकार वहां मौजूद थे। अर्शिया का दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। वो बार-बार घबराहट से अपने हाथ मल रही थी। शहज़ाद पूरे वक़्त इसके साथ खड़ा रहा जैसे कोई मुहाफ़िज़ अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहा हो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। शहज़ाद ने इसे तसल्ली दी। जब जजेस अर्शिया की पेंटिंग के सामने आकर रुके तो हाल में खामोशी छा गई। अर्शिया ने कैनवस से कपड़ा हटा दिया। पेंटिंग में एक ऐसी इंसान की तस्वीर बनाई गई थी जो बाहर से एक सख्त पत्थर का मुजस्मा था, लेकिन इसके सीने के अंदर एक रोशनी और पिघलती हुई मोमबत्ती रखी थी, जिसकी रोशनी इस पत्थर की दरारों से बाहर आ रही थी। जजीज इस ख्याल की बेहद तारीफ की। बहुत गहरा ख्याल है, एक जज ने दाद दी। ये बाहर की सख्ती और अंदर की नरमी का बेहतरीन मिलाप है। महजात ने जब वो तस्वीर देखी तो वो साकत रह गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि अर्शिया इसे कितनी गहराई से समझने लगी है। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि खुद बहजाद की थी। अर्शिया ने इसकी खामोशी को कैनवस पर उतार दिया था। कुछ देर बाद नताइज का ऐलान हुआ। पहला इनाम जाता है अर्शिया मीर बहजाद को। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। अर्शिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने मुड़कर बहजाद की तरफ देखा। बहजाद के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो इसने आज तक नहीं देखी थी। वो एक सच्ची और बहुत नरम मुस्कुराहट थी। घर वापसी पर माहौल बदला हुआ था। अगले दिन सुबह के अखबारात में अर्शिया की पेंटिंग और इसकी कामयाबी की खबरें नुमाया थी। नाश्ते की मेज पर हाशिम साहब ने अखबार सबके सामने रखा। बच्ची ने वाकई कमाल कर दिखाया है। हाशिम साहब की आवाज में फखर था। दादी जान ने भी अखबार पर एक नजर डाली और इनका रवैया नरम पड़ गया। चलो, इसने मेहनत से हमारे खानदान का नाम तो रोशन ही किया है। साजिदा फूफो खामोशी से एक कोने में बैठी रही। आज इनके पास तंज करने की नहीं कोई बात नहीं थी। अर्शिया को महसूस हुआ कि इसने सिर्फ ये मुकाबला नहीं जीता बल्कि इस घर में अपना एक मकाम भी बना लिया है। मुकाबले की इस खुशी के बाद हवेली के दिन बहुत सुकून से गुजरने लगे। अर्शिया और बहजाद के दरमियान की खामोशी अब भोजन नहीं थी बल्कि इसमें एक अजीब सी अपनायत आ गई थी। बहजाद अब अक्सर रात को जल्दी घर आ जाता। वो लैपटॉप पर काम करता और अर्शिया अपने नए कैनवस पर रंग बिखेरती रहती। जोया और समीर भी अक्सर इनके कमरे में आकर बैठते। एक दोपहर जोया कमरे में आई। भाभी, आपको पता है, जब से आपने मुकाबला जीता है भाई बहुत खुश रहते हैं। कल इन्होंने मुझे पहली बार मेरी पसंद की चॉकलेट्स ला कर दी हैं।
ज़ोया ने मुस्कुराते हुए बताया। अर्शिया ने प्यार से ज़ोया की तरफ देखा, लेकिन इसके दिल में एक कसक सी उठी। ये सब तुम्हारे भाई की अच्छाई है ज़ोया, इसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। ये सब इतना फितरी और खूबसूरत लग रहा था कि अर्शिया भूल ही गई कि वो इस कमरे में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है, लेकिन वह किसी के लिए नहीं रुकता। एक रात अर्शिया सोने के लिए लेटी, तो इसकी नज़र दीवार पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। इसके दिल की धड़कन एकदम से रुक गई। कल 29वां दिन था, परसों इसकी मोहलत खत्म हो रही थी। यह एहसास होते ही इसकी नींद उड़ गई। इसने करवट बदली और सोफे पर सोए हुए बहज़ाद को देखा। इसका दिल अजीब-सी बेचैनी का शिकार हो गया। क्या बहज़ाद इसे वाक़ई भेज देगा? क्या वो इससे कुछ नहीं कहेगा? अगले 2 दिन अर्शिया के लिए किसी आज़माइश से कम नहीं थे। वो बार-बार घबराहट से कमरे में चक्कर लगाने लगती। इसने बेदिली से अपना सामान निकालना शुरू किया। इसने अलमारी खोले तो सबसे पहले इसकी नज़र इस गरम शाल पर पड़ी जो बहज़ाद ने इसे टेरेस पर दी थी। इसने शॉल को अपना हाथ लगाया तो इस दिन की बारिश और बहज़ाद की आवाज़ इसके कानों में गूंजने लगी। फिर इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखा वो कीमती पेंटिंग ब्रश देखा। एक-एक चीज़ इसे बहज़ाद की खामोश तवज्जो की याद दिला रही थी। कपड़े तय करते हुए इसके हाथ काँप रहे थे। वो अब इस कमरे से और इस इंसान से दूर नहीं जाना चाहती थी। इसे बहज़ाद की खामोशी, इसका ख़याल रखना और इसकी दी हुई इज़्ज़त की आदत हो गई थी। वो शख़्स जिससे वो जान छुड़ाना चाहती थी, अब वही इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। मोहलत का आखिरी दिन आ गया था। शाम के साए गहरे हो गए थे। अर्शिया का दिल किसी अनजानी उम्मीद पर धड़क रहा था कि शायद बहज़ाद इसे रोक ले। दरवाज़ा खुला और बहज़ाद अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर एक अजीब-सी संजीदगी थी। इसके हाथ में एक सफ़ेद लिफ़ाफ़ा था। अर्शिया अपनी जगह से खड़ी हो गई। इसकी साँसें सीने में अटक गईं। बहज़ाद कुछ देर खामोश खड़ा इसे देखता रहा। कमरे में एक भारी खामोशी छाई हुई थी। फिर इसने वो लिफ़ाफ़ा अर्शिया की तरफ बढ़ाया। "ये क्या है?" अर्शिया की आवाज़ काँप रही थी। "ये तुम्हारी कामयाबी का इनाम है," महज़ाद ने मद्धम आवाज़ में बात की। "इसमें वो ज़रूरी फ़ॉर्म है जो तुमने अगले आर्ट मुकाबले के लिए माँगे थे।" अर्शिया ने ललकते हाथों से वो लिफ़ाफ़े थाम लिए। महज़ाद ने एक गहरी साँस ली और इसकी नज़रों से अपनी नज़रें चुरा लीं। और हाँ, वो एक लम्हे के लिए रुका। "तुम्हारी कैद ख़त्म हुई, तुमने अपना वादा पूरा किया। वो 30 दिन आज पूरे हो चुके हैं।" अर्शिया को लगा जैसे किसी ने इसके कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। वो कुछ बोल न सकी। "कल सुबह गाड़ी तैयार होगी।" शहज़ाद की आवाज़ में एक अजीब-सी लर्ज़िश थी, जो वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। "दादी जान की ज़िद की वजह से हमारा निकाह तो यहाँ हवेली में हो गया था, लेकिन कल सुबह मैं खुद तुम्हें तुम्हारे अब्बा के घर छोड़ आऊँगा, जहाँ से तुम आई थी। तुम अपना सामान पैक कर लेना।" ये सुनकर अर्शिया की आँखों से आँसू टूट कर गिरने लगे। जो मोहलत इसने आज़ादी के लिए माँगी थी, आज वही मोहलत इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा लग रही थी। बहज़ाद ने इसे रोते हुए देखा। इसके कदम कुछ लम्हे के लिए रुके, जैसे वो कहना चाहता हो, लेकिन फिर वो तेज़ी से मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। अर्शिया वहीं लिफ़ाफ़ा हाथ में पकड़े बुत बनी खड़ी रह गई। रात का पिछला पहर था, लेकिन अर्शिया की आँखों में नींद का नामो-निशान तक नहीं था। इसने अपना सूटकेस बेड पर रखा और कपड़े समेटने शुरू किए। हर कपड़े के साथ इसे इस हवेली में गुज़रा हुआ एक-एक लम्हा याद आ रहा था। इसने वो नीली कमीज़ उठाई जिसकी आस्तीनों पर पेंट का दाग लग गया था। ये वही दिन था जब इसने behज़ाद की आहट सुनकर भड़बड़ाहट में रंग छुड़ाए थे और फिर behज़ाद इसके लिए नया ब्रश लेकर आया था। इसने वो गरम शाल भी बड़े प्यार से तय करके रखी, जो behज़ाद ने बारिश वाली रात इसे ओढ़ाई थी। "मैं कितनी पागल थी ना!" इसने खुद से धीमी आवाज़ में बात की। जिसे आज़ादी समझ रही थी, वो तो दरअसल तन्हाई थी। कमरे के हर कोने में बहज़ाद की खामोश परवाह बिखरी हुई थी। वो मेज़ जहाँ इसने नया ब्रश रखा था, वो सोफ़ा जहाँ वो रात भर इसकी खातिर तकिया लगाकर सोता रहा, ताकि उसे बेड पर सुकून मिल सके। अर्शिया का दिल भर आया। इसने सोचा था कि 30 दिन पूरे होते ही वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन आज इसे इस कमरे की दीवारें अपनी तरफ खींचती हुई महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ हवेली के स्टडी रूम में बहज़ाद अकेला बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, लेकिन इसकी नज़रें एक ही जगह जमी थीं। इसका चेहरा हमेशा की तरह सपाट था, मगर अंदर एक अजीब-सी ठूठ-फूट मची हुई थी। वो खुद एक मज़बूत इंसान समान समझता था, एक ऐसा शख़्स जो अपने फ़ैसलों पर कभी पछताता नहीं था। मगर आज इसे लग रहा था कि इसे अपना ही फ़ैसला इसे अंदर से खाली कर रहा है। दरवाज़े पर दस्तक हुई और ज़ोया अंदर दाखिल हुई। इसकी आँखें सुर्ख़ थीं, जैसे वो काफ़ी देर से रो रही हो। "भाई, क्या आप वाक़ई भाभी को वापस भेज रहे हैं?" ज़ोया ने हिम्मत करके पूछा। बहज़ाद ने लैपटॉप बंद किया और सर्द लहजे में जवाब दिया, "इसने यही चाहा था कि मैं इससे वादा किया था कि 30 दिन बाद वो अपनी मर्ज़ी से
کرنے میں آزاد ہوگی اور میں اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ مگر بھائی، کیا آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ اب کیا چاہتی ہے؟ زویا نے آگے بڑھ کر میز پر ہاتھ رکھا۔ وہ اب وہ والی ارشیا نہیں رہی جو نکاح والے دن یہاں آئی تھی۔ وہ بدل گئی ہیں اور آپ بھی تو بدل گئے ہیں۔ میں نہیں بدلا زویا۔ بہزاد کی آواز میں وہ پہلے جیسا روب نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کو زبردستی اپنے ساتھ روکوں گا۔ اسے اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے۔ جاؤ، تم سو جاؤ۔ زویا نے ایک لمبی سانس لی اور مایوسی سے باہر نکل گئی۔ اسے پتا تھا کہ اس کے بھائی کی ضد اور اصول کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول بہت بوجھل تھا۔ ناشتے کی میز پر سب خاموش بیٹھے تھے۔ دادی جان بار بار ارشیا کی خالی کرسی کو دیکھتی اور پھر نظریں چرا لیتی۔ انہوں نے شروع میں ارشیا کو پسند نہیں کیا تھا، لیکن ان 30 دنوں میں ارشیا کے ہنر، اس کی خاموشی اور تابعداری نے ان کا دل موم کر دیا تھا۔ میر ہاشم صاحب کے اخبار کے پیچھے چھپ کر اپنی اداسی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ارشیا تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس کا بیگ تھا۔ اس نے ایک بار پورے ڈرائنگ ہال پر نظر ڈالی۔ یہاں کی رونقیں، زویا کی شرارتیں، سمیر کی ہنسی، سب کچھ اب پیچھے چھوٹنے والا تھا۔ وہ تو دادی جان کے قریب گئی۔ دادی جان، میں جا رہی ہوں۔ اس نے جھک کر دادی جان کے ہاتھ چومے۔ دادی جان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ارشیا کے سر پر پیار دیا۔ بیٹا، تم نے اس گھر کی عزت رکھی ہے۔ اگر کبھی دل کرے تو ہم سب سے ملنے آ جانا۔ ان کی آواز میں پہلی بار ارشیا کے لیے سچی ممتا چھلک رہی تھی۔ ہاشم صاحب نے بھی اسے دعائیں دے کر رخصت کیا۔ باہر پورچ میں بہزاد کی گاڑی تیار کھڑی تھی۔ بہزاد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ اس نے ارشیا کے ہاتھ سے بیگ لیا اور خاموشی سے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیا۔ اس نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی تھی، کیونکہ وہ خود ارشیا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ دھوپ تیز تھی، لیکن حویلی کے پورچ میں ایک عجیب سا سایہ تھا۔ ارشیا کے قدم گاڑی کی طرف بڑے من من کے ہو رہے تھے۔ اس نے مڑ کر حویلی کی اونچی دیواروں کو دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ اپنی روح کو اس حویلی میں چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا مہینہ گھوم گیا۔ بہزاد کا اسے سیب کاٹ کر دینا، اس کے خوابوں کے لیے گھر والوں سے لڑنا، اسے آرٹ مقابلے میں لے کر جانا، اور وہ خاموش نگاہیں جو اسے ہمیشہ تحفظ کا احساس دلاتی تھی۔ بہزاد نے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ بیٹھو۔ اس کی آواز بالکل سپاٹ تھی۔ ارشیا دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے گاڑی کے اندر دیکھنے کے بجائے بہزاد کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا آپ واقعی مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں؟ ارشیا کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ بہزاد نے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے سامنے دیکھا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ تم آزاد ہو، لیکن اگر میں یہ آزادی نہ چاہوں تو؟ اس ایک جملے نے بہزاد کو اپنی جگہ پر ساکت کر دیا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر ارشیا کی طرف دیکھا۔ ارشیا نے اپنے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی آواز اب کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ میں بہت کچھ بھول رہی ہوں بہزاد۔ میں اپنی خوشیاں، اپنے رنگ اور اپنا سکون اس گھر میں بھول رہی ہوں۔ بہزاد کے چہرے پر کشمکش کے آثار نمایاں تھے۔ ارشیا، تم جس بات میں آ کر فیصلہ کر رہی ہو، تم نے خود کہا تھا کہ تم میرے جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ نے کہا تھا کہ 30 دن بعد میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں گی وہی ہوگا۔ ارشیا نے اپنا سر اونچا کیا۔ تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میں اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ اس حویلی میں رہنا چاہتی ہوں۔ فوج کی خاموشی میں یہ الفاظ کسی میٹھی دھن کی طرح گونجے۔ بہزاد نے کچھ دیر تک ارشیا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک روب اور سختی رہتی تھی، آج ان میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پہلی بار ارشیا کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھاما جیسے وہ اب کبھی نہیں جانے دے گا۔ تمہیں پتا ہے نا کہ میں ایک بہت مشکل انسان ہوں۔ بہزاد کی آواز قدرے بھاری تھی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ ایک بہت مشکل ولن ہیں، مگر میرے لیے آپ ہی ہیرو ہیں۔ ارشیا نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر جواب دیا۔ بہزاد کے لبوں پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ڈگی سے ارشیا کا بیگ نکالا اور دونوں ایک ساتھ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لاؤنج کی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتی زویا نے خوشی سے تالی بجائی اور سمیر مسکرا دیا۔ کچھ مہینوں بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ اب وہاں ہر طرف رنگ اور خوشی ہنسی تھی۔ بہزاد کا غصہ اب ایک پرانی بات بن چکا تھا، اب وہ بہت کم گو تھا۔ اس کا روب اب بھی ویسا ہی تھا، مگر اس کے لہجے میں اب سرد مہری نہیں بلکہ ایک گہری نرمی آ چکی تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے تھے۔ ارشیا اپنے نئے کینوس پر کام کر رہی تھی اور بہزاد قریب بیٹھا کوئی فائل پڑھ رہا تھا۔ بہزاد، ذرا یہاں تو دیکھیں، ارشیا نے اسے پکارا۔ بہزاد نے فائل رکھی اور پینٹنگ کی طرف دیکھا۔ ارشیا نے کینوس پر ایک مضبوط
तना और درخت بنایا تھا جس کی شاخیں ارد گرد کے چھوٹے پودوں کو اپنے سائے میں لیے ہوئے تھی اور ان شاخوں پر رنگ برنگے پھول کھلے تھے۔ یہ کیا ہے؟ بہزاد نے پوچھا۔ یہ آپ ہیں اور یہ ہم سب ہیں، ارشیا نے برش سائڈ پر رکھا۔ آپ نے اس گھر کے تمام ادھورے رنگ مکمل کر دیے ہیں۔ بہزاد نے اس کا ہاتھ اور باغ کے پھولوں کی طرف دیکھا۔ زویا اور سمیر اب انہیں اتر اور معصوم کہہ کر چھیڑتے تھے، جس پر بہزاد اب غصہ کرنے کی بجائے صرف مسکرا دیتا۔ دو مختلف مزاج کے انسانوں نے ایک دوسرے کی خامیوں کو اپنا کر اپنے تعلق کے رنگوں کو مکمل کر لیا تھا۔ ختم شد۔